रहा आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसके उत्तर को यहाँ से आप लोग नोट कर लो और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप सभी को कक्षा 12 का अर्थशास्त्र का सेट ए का पूरा सॉल्यूशन दिया है। जो तो लो जी प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आप सभी की प्री बोर्ड यानी कि अभ्यास परीक्षा 2024 कक्षा 12 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा प्री बोर्ड अभ्यास परीक्षा 2024 कक्षा 12 का आपका अर्थशास्त्र विषय का सेट ए का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन आज मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 के समस्त विषय के सॉल्यूशन हमारे द्वारा अपलोड कर दिए गए हैं, जिनकी लिंक मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग अपने समस्त विषय के पेपरों को जरूर देख लें। तो देखिएगा इस प्रकार का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है। देखिएगा अब तक आपको ये मिल चुका होगा। और देखिएगा अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 के लिए क्वेश्चन पेपर है, कक्षा 12 का अर्थशास्त्र विषय का सेट ए का पूरा सॉल्यूशन आज हम यहाँ से देखेंगे। तो देखिएगा आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है और पूर्णांक होता है आपका 80 अंकों का। और देखिएगा निर्देश वगैरह दिए गए हैं, इनको आप स्वयं इसको पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको जल्दी से इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ ताकि आप सभी का समय भी ज़्यादा खराब ना हो। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व पाया जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, उपयोगिता की माप की जा सकती है। तो देखिएगा मुद्रा के द्वारा, वस्तु विनिमय के द्वारा, वस्तु के वजन द्वारा या नैतिकता द्वारा। तो देखिएगा वैसे मुझे सबसे ज़्यादा समझ में आ रहा है कि ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो देखिएगा वैसे 100% तो यही मुझे लग रहा है, मुद्रा के द्वारा। उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन, कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है। तो देखिएगा कीमत और बजट रेखा का ढाल ये होता है -px/py। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जा सकता है कहलाती है। तो देखिएगा इनको कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। उसके बाद में सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु के बीच संबंध को दर्शाता है। तो देखिएगा मांग का नियम जो है ना, वस्तु और वस्तु की कीमत के बीच में विपरीत संबंध को दर्शाता है। इसका राइट आंसर ये होगा। उसके बाद में मांग की कीमत रोज से अभिप्राय है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिएगा इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए दिया गया है। और देखिएगा यहाँ से हम रिक्त स्थान पूर्ति को देख लेते हैं। तो देखिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे पूरी करनी है। पहला क्वेश्चन लिखा है, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन किए जा सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिखना परिवर्तित, क्या किए जा सकते हैं, परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये लिख लेना परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो देखिएगा इस प्रकार से आप लोग लिख लें इसको। अब इसके बाद में अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या लिखा है। देखिएगा अल्पकालीन उत्पादन फलन को अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोगों को लिखना है अल्पकालीन उत्पादन फलन को क्या कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे, परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, पैमाने के प्रतिफलों का संबंध काल की अवधि से है। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिखना है पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल की अवधि से है। क्या लिखोगे, दीर्घकाल की अवधि से है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लागत फलन में लागत का फलन होती है। तो देखिएगा लागत फलन में जो लागत होती ना, साधन लागतों का फलन होती है। तो यहाँ पर क्या लिखना आपको, साधन लागतों का फलन होती है लागत फलन में, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, अति अल्पकाल में पूर्ति होती है। तो देखिएगा अति अल्पकाल में जो होती है ना पूर्ति, बेलोजदार होती है, यानी कि पूर्ति को उसकी मांग के अनुरूप बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है, तो इसलिए उस समय बेलोजदार पूर्ति होती है, ठीक है। और इसके बाद में अगला लिखा है, ES = 0 का अर्थ पूर्ति की लोच है। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिखना पूर्णतया बेलोजदार पूर्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से आपको लिखना है पूर्णतया और उसके बाद में बेलोचदार, पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग नोट कर लें इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं, जल्दी से आप सब लोग सत्य सत्य को भी देख लेंगे। तो पहले नंबर का क्वेश्चन ये आपका सत्य हो जाएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये आपका असत्य होगा, और उसके बाद में तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है ना आपका, ये आपका सत्य होगा। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है ना, ये असत्य होगा, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था ना 1883 में हुआ था, ना कि 1983 में। GNP एक राष्ट्रीय अवधारणा है, बिल्कुल सत्य है। निवल निवेश बराबर ये पूरा का पूरा ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है, तो जल्दी से आप लोग जोड़ी के मिलान को भी देख लें। जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है, NNP की जोड़ी का मिलान हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद
जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। वस्तु विनिमय की कठिनाई, तो देखो इसका राइट आंसर होगा दोहरे संयोग का अभाव। एमपीसी, तो देखो एमपीसी का मतलब क्या होगा, यहाँ से इसकी जोड़ी का मिलान होगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से। केंद्रीय बैंक आपका आरबीआई हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक आपका एसबीआई हो जाएगा। क्या होगा, व्यावसायिक बैंक आपका क्या होगा, एसबीआई। इस प्रकार से आप लोग मिलान कर लें। और मुद्रा का प्राथमिक कार्य होगा आपका क्या है, विनिमय का माध्यम। ठीक है, तो ऐसे आप सभी लोग यहाँ से अपनी जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा मिलान कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में देखो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। एमपीसी का पूरा नाम आपको लिखना है, उपभोग फलन किसे कहते हैं। तो देखिएगा थोड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन से इन सभी का उत्तर मैं आपको आंसर शीट के ऊपर बताने वाला हूं। तो पहले आप लोग यहां से इनको देख ले, फिर मैं आपको आंसर शीट भी बताऊंगा ताकि आप सब लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर सकें। तो देखिएगा ए टू जेड क्वेश्चंस आज मेरे द्वारा यहां से आपको बताए जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 को देख ले, 8 को देख लें। कुल उपयोगिता का अर्थ बताइए, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। तो पहले तो आप लोग पूरा पेपर देख लो। पेपर तो वैसे तो आप सभी के पास में भी आ गया होगा, आपके स्कूल टीचर ने भेज दिया होगा कि इसका सॉल्यूशन आपको तैयार करना है। और नहीं भेजा है तो आपको स्कूल से पेपर मिल जाएगा। इस प्रकार का आपका पूरा पेपर है ये, जो कि मैंने आपको बताया। और देखिएगा इसमें पूरे के पूरे जो आपके क्वेश्चन है ना, अब इन सभी का उत्तर हम देखते हैं। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। देखिएगा सॉल्यूशन में अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए तो पूछा गया था एमपीएस का पूरा नाम। तो देखो इसको कहते हैं मिनिमम प्राइस सपोर्ट, जिसका कि मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला क्वेश्चन पूछा था उपभोग फलन क्या है। तो देखिएगा उपभोग फलन उपभोग में लाए गए आगतों तथा निर्गतों के माध्य के अंतर को उपभोग फलन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। तो देखो आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय किया जाता है उसे औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं औसत बचत प्रवृत्ति क्या है। तो देखो आय तथा बचत के अनुपात को औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। जीएसटी का पूरा नाम लिखिए। तो देखो जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लें। जीएसटी का पूरा नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लें पूरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा 6 नंबर का, व्यापार शेष में कौन सी मदें शामिल होती है। तो देखिए व्यापार शेष में दृश्य और अदृश्य मदें शामिल होती है। और इसके बाद में 7वां क्वेश्चन पूछा था अदायगी संतुलन में कौन सी मदें शामिल होती है। तो देखो अदायगी संतुलन में दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार की मदें इसमें शामिल होती है। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर, पूरा का पूरा क्वेश्चन। और इसके उत्तर को यहाँ से आप लोग नोट कर लो और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप सभी को कक्षा 12 का अर्थशास्त्र का सेट ए का पूरा सॉल्यूशन दिया है, जो कि आपको कहीं पर भी पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और आपके पास में जो भी आपके दोस्तों के ग्रुप है, स्कूल के ग्रुप से, उनमें आप लोग इसको शेयर जरूर करें ताकि और बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो देखो इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए। ये पूरा का पूरा उत्तर है, यहाँ से आप लोग नोट कर लें। प्रश्न 6 का उत्तर यहाँ से नोट कर लें आप लोग। और उसके बाद में इसके अथवा का उत्तर यहाँ से नोट कर लें आप लोग इस प्रकार से पूरा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये दिया गया है। 7 का उत्तर ये लिखा, अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये लिखा है, पूरा का पूरा नोट कर लो। और इसके अथवा वाले प्रश्न का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये दिया गया है, पूरा का पूरा आप लोग नोट करो। और उसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन दिया गया ना, ये इसका उत्तर ये दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। उसके बाद में देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है स्थिर लागत किसे कहते हैं, इसका उत्तर ये लिखा है। यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन दे रखा ना, परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं, इसका उत्तर ये लिखा है। यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। 11वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, पूरा का पूरा आप लोग इसको नोट कर ले। पूरा का पूरा आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है उसका उत्तर ये दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको नोट कर लें। और इसके बाद में देखो 12वां जो क्वेश्चन है ना, उसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं। तो इसको भी पूरा का पूरा आप लोग देख लो यहाँ से और इसे याद कर लो। और उसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। तो इसको भी पूरा याद कर लो। 13वें नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय गणना की किन्हीं 2 विधियों के नाम आपको लिखने थे। उसके अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, दोहरी गणना किसे कहते हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 14 में आपसे केंद्रीय बैंक के 2 कार्य पूछे थे। तो यहाँ से आप लोग केंद्रीय बैंक के 2 कार्यों को नोट कर ले पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा था, व्यावसायिक बैंक के 2 कार्य। तो देखो व्यावसायिक बैंक के 2 कार्य ये लिखे हैं, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और इसके बाद में देखो 15वां क्वेश्चन, सरकारी बजट के 2 उद्देश्य लिखिए। तो देखो सरकारी बजट के उद्देश्य ये, पहला ये है, दूसरा ये है, और उसके बाद में तीसरा उद्देश्य ये यहाँ पर लिखा गया। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे। और चौथा ये लिखा है, 5वां ये लिखा है। उसके बाद में देखो इसके अथवा वाले प्रश्न का उत्तर ये लिखा है। और 16वां जो क्वेश्चन था ना,
पूर्ण प्रतिस्पर्धा के कोई 3 लक्षण लिखिए। तो देखिएगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा के 3 लक्षण यहाँ पर वैसे लिखने थे, मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। देखो इसमें पहला लक्षण लिखना है क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। दूसरा लक्षण लिखना है समरूप वस्तुएं होती है। और इसके बाद में तीसरा लक्षण लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है, यानी कि इसमें फर्में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकती है और बाहर जा सकती है। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकती है और बाहर जा सकती है। तो 3 विशेषताएं मैंने आपको इसके 3 लक्षण बता दिए। पहला क्या है, देखो एक तो ये है समरूप वस्तु होती है, दूसरी बात ये है कि क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, और तीसरी विशेषता क्या, इसमें फर्में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकती है और बाहर जा सकती है। ठीक है, उसके बाद में अगला, किसी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखिए। तो देखो क्या उत्पादन किया जाए, पहली समस्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए दूसरी समस्या, और उसके बाद में देखो उत्पादन को किया जाए तीसरी समस्या। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को भी पता है एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी को 101% एक्यूरेट सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है, तो इसलिए आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा हम ऐसा नहीं करते हैं कि बस जो भी क्वेश्चन मिले उनको गूगल पर सर्च किया और उसका आंसर बना के आपको बता दिया। देखिएगा हम स्वयं भी टीचर है, पढ़ाते हैं, तो इसलिए हम आपको वही चीज़ें बताते हैं जो कि आपकी एक्यूरेट होती है और जिनको परीक्षाओं में लिखने के नंबर मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ से आप सब लोग इनको देख लेंगे। और बेस्ट अर्थशास्त्र की विशेषताएं पूछिए, तो देखो पहली विशेषता ये हो गई, दूसरी ये हो गई, उसके बाद में देखो तीसरी विशेषता ये लिखिए, चौथी नंबर की विशेषता ये यहाँ पर आपको दी गई है। उसके बाद में अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया, तो यहाँ से आप सब लोग नोट कर लें इसको। उसके बाद में देखो 18वां क्वेश्चन ये लिखा है, इसे भी आप लोग देख लेंगे। प्रश्न नंबर 18 का पूरा उत्तर ये यहाँ पर आपको बताया गया, तो इसको भी आप लोग नोट कर लो पूरा यहाँ तक का। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो इसकी अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे पूरा यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो 19वां क्वेश्चन ये लिखा है, जिसमें कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर आपसे पूछा गया है, तो इसको भी आप सब लोग नोट कर लें। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर ये पूरा का पूरा बता दिया गया है, तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखो राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटे में अंतर ये लिखा है, देखो ये पहला लिखा, दूसरा ये लिखा गया है, इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे। तो देखो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। और उसके बाद में देखो 20वां क्वेश्चन ये लिखा है, मांग का नियम क्या है। तो देखो मांग का नियम क्या है, ये रेखा चित्र के माध्यम से आपको समझाना है पूरा यहाँ तक का, तो आप लोग इसको देख ले पूरा। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ से आपको दे दिया, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका अब नहीं बचेगा, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैंने आप सभी को यहाँ से बता दिया। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको नोट कर लें यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो अगला जो 21वां क्वेश्चन है ना, ये लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लें, बाजार संतुलन की व्याख्या रेखा चित्र की सहायता से कीजिए। तो यहाँ से आप लोग बाजार संतुलन को देख लें, इसको पूरा यहाँ तक का। और उसके बाद में कुछ हिस्सा ये दे रखा है, ये देख लें। और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा से आप लोग वीडियो को रोक रोक के भी इन चीज़ों को नोट कर सकते हो। 22वां क्वेश्चन ये लिखा है, मितव्ययिता का विरोधाभास, तो देखो इसको भी आप लोग नोट कर लो पूरा। और उसके बाद में कुछ हिस्सा ये दिया गया है यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। 21वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो आप लोग देख लें, प्रश्न से मिलान एक बार जरूर कर लें। आप लोग डायरेक्ट वीडियो में से ही क्वेश्चन आंसर ना लिखिए, एक बार अपने पेपर से भी मिलान कर ले। पूरा का पूरा आपका पेपर ऐसा कैसे ही आपको मिल सकता है, पूरा का पूरा गुणक किसे कहते हैं इसको देख लें आप लोग पूरा। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन ये लिखे हैं। और देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा 23वां क्वेश्चन जरूर आपका थोड़ा अलग आया है, फिर भी एक बार देख लें, मगर 23वें क्वेश्चन को खासकर आप लोग मिलान करके देख लीजिएगा, यहाँ से थोड़ा आपको अलग देखने को मिल सकता है। देखिएगा सिर्फ 23वां क्वेश्चन ही आपका छूटेगा, बाकी तो पूरा का पूरा आपका इसी प्रकार से मिल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से मैंने आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया। और कक्षा 12 के समस्त विषय के क्वेश्चन पेपर अगर देखना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करें और उनको जरूर देख लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।